11 बजे लाइव हर खबर पर नजर में आप सभी का स्वागत है। अगले 1 घंटे होगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर। शुरुआत करते हैं 11 बजे लाइव हर खबर पर नजर में इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। आज संसदीय सत्र से पहले एनडीए का हुआ मंगल मिलन। संसदीय दल की बैठक में शामिल हुए प्रधानमंत्री। कहा संसद पर टिकी देश भर की नजरें। सदन पर टिकी है इस समय देश भर की नजरें। लोकसभा में 6 घंटे तक एंटी पेपर बिल पर होगी चर्चा। आज ही बिल पारित कराने की सरकार की होगी कोशिश। असम में बाढ़ से हालात तो सुधरे लेकिन संकट अभी भी टला नहीं। हालात पर लगातार नजर। चौराईदेव, गोलाघाट, जोरहाट समेत 6 जिलों में इस समय अलर्ट। फ्रांस और स्पेन के जंगलों में भीषण आग के कारण हालात बेकाबू। दोनों देशों में 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने खाली किए घर। आग बुझाने की कोशिशें तेज। और ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को मिली दूसरी स्वर्णिम सफलता। पैरा एथलीट शर्मिला ने शॉटपुट में जीता गोल्ड, तो वहीं ऊंची कूद में सर्वेश कुशारे के हाथ लगा सिल्वर। और एक एक करके इन खबरों को विस्तार से जानेंगे। 11 बजे लाइव हर खबर पर नजर में। संसद के मॉनसून सत्र का आज 7वां दिन है, यानी दूसरे हफ्ते का दूसरा दिन, और सभी की निगाहें टिकी हैं इस समय एंटी पेपर लीक बिल की तरफ। जहां पेपर लीक के खिलाफ देश में जो माहौल बना है, उसके बाद सरकार फौरन एक्शन में आई और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ कई फैसले ले डाले हैं। अब पूरे देश की नजरें संसद पर टिकी है, जहां एंटी पेपर लीक से जुड़े विधेयक पर चर्चा होनी है। आज 6 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। बिल का नाम आपको बता दें, लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026। सरकार का यह दावा है कि 2024 के कानून में संशोधन लाने वाला ये बिल अब पेपर लीक के खिलाफ आर पार की लड़ाई वाला साबित होने वाला है। यानी बहुत ही महत्वपूर्ण ये बिल होने वाला है। और कैसे आर पार की लड़ाई वाला साबित होने वाला है, जिस पर आज सभी की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि सदन की कार्यवाही जो लगातार व्यवधान के जरिए उसका गतिरोध पैदा हो रहा है। वहां आपको बता दें कि सदन की कार्यवाही, लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए समय स्थगित कर दी गई है। यानी विपक्ष का लगातार हंगामा आज भी जारी है। आज का जो समय होता है, लोकसभा की कार्यवाही जब शुरू होती है तो 11 बजे का समय जो होता है वो प्रश्नकाल का समय होता है, 11 से 12 बजे का समय। और पिछले 7 दिनों से हम देख रहे हैं कि प्रश्नकाल नहीं चल पा रहा है और इस कारण विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार सदन की कार्यवाही बाधित हो रही है। सदन की जो उत्पादकता है उसमें कमी आ रही है और जो बिल जिस पर आज महत्वपूर्ण चर्चा होनी है उसको लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं अड़िग है इस चीज को लेकर कि वह चाहता है कि गृह मंत्री जवाब दे। लेकिन सरकार यहां कह रही है कि गंभीरता को देखते हुए कल भी बातचीत का दौर चला और कहीं ना कहीं विपक्ष तैयार नजर आ रहा था, लेकिन फिर आज हंगामे के कारण लोकसभा को एक बार स्थगित करना पड़ा है। दोपहर 2 बजे तक की ये जो कार्रवाई है लोकसभा की वो स्थगित कर दी गई है और इस कारण जो पेपर लीक से जुड़ा, एंटी पेपर लीक से जुड़ा ये महत्वपूर्ण बिल है जिस पर आज से चर्चा शुरू होनी है, वो एक बार उसमें फिर से व्यवधान पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हम आप देख रहे हैं कि सरकार पिछले कुछ दिनों से ये चाह रही है कि किस तरीके से एंटी पेपर लीक का जो मसौदा है उसको तैयार किया गया। उसके बाद कैबिनेट में इसको मंजूरी मिली। मंजूरी मिलने के बाद इसको पेश किया गया और आज जब 6 घंटे का समय लोकसभा स्पीकर ने निर्धारित किया और कहा भी कि अगर 6 घंटे से ज्यादा का समय भी चर्चा के लिए जरूरी रहा तो उसको बढ़ाया जाएगा। लेकिन यहाँ विपक्ष लगातार हंगामे के कारण गतिरोध पैदा कर रहा है सदन की कार्रवाई में, जिसके कारण सदन बार बार बाधित हो रही है। पेपर लीक होने पर आपको बता दें ये जो एंटी पेपर लीक बिल है उसमें कड़े प्रावधान किए गए हैं। 2024 के जो बिल है, जो कानून है, उसको संशोधित कर 2026 का जो ये प्रस्तावित कानून है इसमें कठोरतम सजा इसमें डाली गई है और भी कई ऐसे प्रावधान हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं जो इस बिल को और मजबूत बनाते हैं, इस बिल को और विस्तार देते हैं। लेकिन इसके लिए चर्चा की जानी बड़ी जरूरी है। चर्चा की जाने के बाद ही इसको पारित किया जाएगा और फिर राज्यसभा में भेजा जाएगा। लेकिन उससे पहले ही हम देख रहे हैं कि विपक्ष अड़ा हुआ है। विपक्ष कहीं ना कहीं इस चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार नहीं नजर आ रहा और इसी कारण बार बार लोकसभा की कार्यवाही में बाधा हो रही है और साथ ही साथ लोकसभा की कार्रवाई हो, राज्यसभा की कार्रवाई हो, उसको बार बार
स्थगित करना पड़ रहा है। पिछले 7 दिन की कार्रवाई को हम देखें, पिछले 7 दिन के विधायी कामकाज को हम देखें तो कहीं ना कहीं लगातार ये बाधित होते हुए रहे हैं। जो भी कानून हो, फिर लोकसभा में जजों की संख्या से जुड़ा हुआ कानून हो, विधेयक हो, या फिर ये जो पेपर लीक से जुड़ा महत्वपूर्ण बिल है जिस पर आज से चर्चा शुरू होनी है, उसको लेकर हो, लगातार विपक्ष नहीं चाह रहा कि चर्चा को आगे बढ़ाया जाए, इस महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा की जाए, और इस कारण हंगामे और नारेबाजी के कारण लोकसभा की कार्रवाई को बार बार बाधित करके लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ रहा है। तो लोकसभा में आज फिर हंगामा देखने को मिला है। कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर है, संसद का मानसून सत्र इस समय जारी है। दोनों ही सदनों का कामकाज सुबह 11 बजे शुरू होता है। आपसे हमने कुछ देर पहले देखा कि एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई, जीएमसी बालीयोगी ऑडिटोरियम में ये बैठक हुई है और इसको कहा जा रहा है कि मंगल मिलन की ये बैठक थी, और उस बैठक खत्म होने के बाद जो सदन की कार्रवाई है वो 11 बजे शुरू होनी थी। मंगल मिलन की बैठक के बाद जब 11 बजे की कार्रवाई शुरू हुई, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जब आए और 11 बजे सदन की कार्रवाई को शुरू किया तो उन्होंने जिस तरीके से ग्लासगो में भारतीय खिलाड़ी अपना परचम फहराते हुए नजर आ रहे हैं उसको लेकर बधाई दी। लेकिन जब हम बात करें सदन की कार्रवाई की तो एक बार फिर से बाधित हो गई है, 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। लेकिन आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं आखिरकार ये एंटी पेपर लीक कानून है क्या। और जब हम 2024 अधिनियम की बात करते हैं और संशोधित विधेयक यानी कि जो प्रस्तावित बिल है उसकी बात करें, अगर दोनों में हम कंपैरिजन करें यानी अंतर समझने की कोशिश करें तो 4 साल तक परीक्षा से प्रतिबंध और 2 महीने में जांच पूरी होगी, ये प्रस्तावित कानून में है। अगर हम इसको देखें एंटी पेपर लीक कानून में 2024 वर्सेस 2026 को, तो ट्रायल की समय सीमा नहीं थी, लेकिन अब फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के साथ 3 महीने में ट्रायल पूरा होगा, ये प्रस्तावित बिल में है। साथ ही साथ आपको बताएं समयबद्ध अपील का प्रावधान पहले नहीं था, लेकिन अब कहा गया है कि हाईकोर्ट के पास प्रॉपर एक समय होगा, एक निर्धारित समय होगा जिसमें उनको कार्रवाई पूरी करनी होगी। जो सजा थी पहले वो 3 से 5 साल तक की सजा थी, लेकिन अब इस सजा को बढ़ाकर 5 से 10 साल की सजा कर दिया। साथ ही साथ जुर्माना भी बढ़ गया, पहले 10 लाख था और अब ये 50 लाख से भी ज्यादा का यहाँ इसमें जुर्माना लगेगा। 4 साल तक परीक्षा से प्रतिबंध पहले 2024 का कानून जो इस समय इफेक्ट में है, और जो प्रस्तावित बिल है वो 2 महीने में जांच पूरी होगी, ये कहता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट पहले नहीं थी, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होना चाहिए, यानी कि जब अगर पेपर लीक का कोई मामला आए तो उसकी त्वरित कार्रवाई हो और त्वरित कार्रवाई करके उसका निपटारा किया जाए। तो हमने अब तक देखा कि अगर जब से नीट पेपर लीक मामला हुआ है तब से लगातार जांच जारी है, सीबीआई इसकी जांच कर रही है। लेकिन आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि सीबीआई की जांच अब तक कहां तक पहुंची है। जो कुल 13 आरोपी हैं वो अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इन 13 आरोपियों से लैपटॉप, मोबाइल और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पेपर लीक के स्रोत पता लगाने का दावा इस समय किया जा रहा है, यानी कि पेपर लीक आखिरकार ये जो मामले हैं, जो इसका सोर्स है, जो इसका प्राइमरी सोर्स है वो आखिरकार है क्या, यानी कि तार यहां जोड़ने की कोशिश की जा रही है। फरार आरोपी संजीव मुखिया की इस समय तलाश जारी है। और साथ ही साथ आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए ये भी बताते हैं कि आखिरकार अब तक ये तार कहां तक जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि ये तार सिर्फ एक राज्य से जुड़े नहीं है, ये तार कई राज्यों से जुड़े हैं। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताएंगे कि कहां कहां इनके तार जुड़े हुए हैं, कहां कहां से गिरफ्तारियां हुई। दिल्ली, जयपुर, राजस्थान से हुई है, और साथ ही बताएं हरियाणा के गुरुग्राम से हुई है, महाराष्ट्र में पुणे से हुई है गिरफ्तारी। वहीं इसके साथ साथ महाराष्ट्र में और भी नासिक से भी गिरफ्तारी हुई है, महाराष्ट्र के लातूर से गिरफ्तारी हुई है। इसके साथ साथ कहां से और गिरफ्तारी हुई है, महाराष्ट्र के एक और जगह से हुई है, अहिल्यानगर से गिरफ्तारियां हुई है। यानी ये तमाम वो जगह से हैं जहां से इस समय गिरफ्तारियां, सीबीआई जांच आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और सीबीआई ये कोशिश कर रही है कि राज्यों से ये तार जोड़ने की कोशिश करे ताकि जो भी आरोपी इसमें संलिप्त है उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। और एक तरफ हम मोर्चा दिख रहे हैं, सदन का मोर्चा, जहां संसद में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा आज से शुरू होनी है, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही को 11 बजे शुरू होकर महज कुछ ही मिनटों में 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। यानी कि आज का दिन जो बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, जहां कहा जा रहा था कि आज चर्चा संभव होगी और उसके बाद इस बिल को पारित कराया जाएगा, वो नहीं हो पाया। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश राज जुड़ गए हैं, आइए उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। राजेश, एक बार फिर आज वही जो सिचुएशन है वही नजर आई, वही स्थिति नजर आई, और
सदन की कार्यवाही कुछ ही मिनटों में शुरू होते ही 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि विपक्ष तैयार नहीं है। कहने और कथनी और करनी में बड़ा फर्क है, ये साफ नजर आ रहा है विपक्ष के रवैये से। हाँ, देखिए, निश्चित तौर पर विपक्ष जो है वो बीएससी की बैठकों में एक रजामंदी की मुहर लगती है कि दोनों जो हाउस हैं वहाँ पर स्मूथली फंक्शन जो है वो चलेगा। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि जो नीट पेपर लीक को रोकथाम से संबंधित जो विधेयक है उस पर चर्चा की बात स्वीकार करने के बाद विपक्ष जो है फिर पीछे हटने की दिशा में दिखाई पड़ रहा है। हालांकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने समय मुकर्रर कर दी है। उन्होंने कहा है कि 2 बजे से हम चर्चा करेंगे, लेकिन विपक्ष जो है मुद्दों को डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहा है। अनेक मुद्दों को लेकर विपक्ष ने हंगामा सदन के भीतर किया और वहीं मकर द्वार पर हम देखें तो जब एनडीए मंगल मिलन की बैठक हुई तो बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उन्होंने भी मकर द्वार पर आकर पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा और यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। पंजाब में भी पेपर लीक की जो घटना है वो सामने आ रही है। और इसके अलावा अगर बात करें तो इथेनॉल को लेकर कार्यस्थगन प्रस्ताव जो है वो सदन में कांग्रेस की तरफ से दिए गए थे और गृह मंत्री अमित शाह से विपक्ष जो है पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ जो स्थिति है उसको स्पष्ट करने के लिए गृह मंत्री से बयान की मांग भी विपक्ष कर रहा है, जो मांग कल भी की जा रही थी। तो हम कह सकते हैं कि एक तरफ जहां लोकसभा स्पीकर चर्चा कराए जाने को लेकर आशान्वित दिखाई पड़ रहे हैं, वहीं विपक्ष जो है अनेक मुद्दों को उठाकर, अनेक मुद्दों को डाइल्यूट कर सदन की कार्रवाई को प्रभावित कर रहा है। यहाँ मैं एक बात आपसे और समझना चाहूंगी, आप हमारे दर्शकों को ही समझाइए। अगर विपक्ष अपनी हट पर अड़ा हुआ है, विपक्ष नहीं चाहता इस पर चर्चा करना, तो अगर संसदीय परंपराओं के अनुसार या संसदीय नियमों के अनुसार अगर विपक्ष इस महत्वपूर्ण बिल की चर्चा में हिस्सा नहीं लेता है और सरकार चाहती है इस पर चर्चा कराना, तो क्या बिना चर्चा के भी ये बिल पारित हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल, कोई संविधान संशोधन विधेयक तो है नहीं, लिहाजा ये विधेयक जो है वो अगर विपक्ष इसमें अपनी रजामंदी की मुहर नहीं भी लगाता है तो विधेयक को पारित कराया जा सकता है। और जो अन्य सत्ता पक्ष के सांसद हैं या फिर जो एनडीए के सहयोगी सांसद हैं वो अपनी बात रख सकते हैं। विपक्ष अगर सदन से बहिर्गमन करता है या वॉकआउट करता है तो ऐसी स्थिति में एक तरफा चर्चा के साथ भी विधेयक को पारित कराया जाता है। आपने इसके पहले भी देखा होगा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जो है वो पूरी नहीं हो पाई। लोकसभा में प्रधानमंत्री का रिप्लाई नहीं हो पाया, प्रधानमंत्री का रिप्लाई राज्यसभा में हो पाया और ऐसी स्थिति में अनेक मौक़ों पर देखने को मिला है कि शोर शराबे के बीच भी विधेयकों को पारित कराना कहीं ना कहीं सरकार की मजबूरी हो जाती है, क्योंकि जनहित से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिसे सदन से पारित कराना सरकार की कहीं ना कहीं प्रतिबद्धता होती है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि अगर यह जो नीट पेपर लीक से जुड़ा हुआ जो विधेयक है, यह नीट पेपर लीक के रोकथाम के लिए लाया जा रहा है। छात्रों की भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं, देश की आम जन की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, लिहाजा सरकार ज़रूर चाहेगी कि बिल जब लोकसभा में कल इंट्रोड्यूस हो चुका है तो विधेयक जो है उस पर चर्चा कराई जाए, उसको पारित कराया जाए। और लगातार विपक्ष से अपील भी की जा रही है कि आप सदन की कार्रवाई में हिस्सा लें और विधेयक को पारित कराएं। विपक्ष के लिए भी भावना एक बड़ा मौका है कि वो सदन के भीतर जब नीट के परतों को खोलना अगर चाहती है तो विपक्ष के लिए एक बड़ा अवसर था कि वो सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश। विपक्ष के पास एक बड़ा अवसर था कि सदन की कार्यवाही जब चल रही है, इस पेपर लीक पर चर्चा चल रही है, तो क्यों ना उस पेपर लीक की चर्चा में हिस्सा लेकर जो भी उनके विचार है वो सदन के पटल पर रखे जाए। लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं अपनी एक ऐसी मांग को लेकर अड़ा है जिसको लेकर आगे की सदन की कार्यवाही चल नहीं रही। अब 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सरकार की रणनीति क्या रहेगी, विपक्ष की रणनीति क्या रहेगी, क्या लग रहा है राजेश, सदन आगे आज चल पाएगा कि नहीं? देखिए, सरकार की हर हाल में ये कोशिश है कि इस विधेयक को पारित कराया जाए। आपने देखा कि इसे कैबिनेट से अप्रूवल देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाते वक्त इस बात का जिक्र किया कि वो पेपर लीक से रोकथाम से संबंधित जो है वो कानून बनाने के लिए सोमवार को विधेयक ला रहे हैं। इसके अलावा पावर्ड
टास्क फोर्स बनाने की जो घोषणा थी उसको प्रधानमंत्री ने स्वयं किया कि नंदन नीलेकनी के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स जो है उसको गठित किया गया है, जिसमें अनेक जो इसरो के पूर्व अध्यक्ष हैं, अमृतलाल मीना जो बिहार के पूर्व चीफ सेक्रेटरी रहे हैं वो हैं। और इससे कहीं ना कहीं ये दिखता है कि प्रधानमंत्री या सरकार जो है वो नीट पेपर लीक को रोकने के लिए एक नया कानून बनाकर छात्रों के लिए एक नजीर पेश करना चाहते हैं, क्योंकि छात्रों की ये साफ तौर पर ये मांग। राजेश, मैं यहाँ ये भी पूछना चाहूंगी आपसे, 6 घंटे का समय निर्धारित किया गया है, कौन कौन से पक्ष और विपक्ष से सांसद हैं जो इस चर्चा की शुरुआत करेंगे? देखिए, युवा जो फोर्स है, जो ब्रिगेड है, उसको एनडीए ने मौका देने का मूड बनाया है। उसमें बांसुरी स्वराज और तेजस्वी सूर्या, इन लोगों का नाम प्रमुखता से आ रहा है। लोजपा रामविलास की तरफ से अरुण भारती जो चिराग पासवान के बहनोई हैं, उनके पार्टी के सांसद हैं, उनको मौका मिल सकता है। और इस तरीके से तमाम एनडीए के दलों के जो सहयोगी दल के भी सांसद हैं वो अपने अपने युवा सांसदों को इस मुद्दे पर विचार रखने का मौका देना चाहते हैं, ताकि छात्रों के भी एक बड़ा संदेश जाए। हम जेएनजी की बात कर रहे हैं, हम एक नई बदलते हुए पीढ़ियों के दौर से गुजर रहे हैं, लिहाजा सरकार की ये कोशिश है कि युवा सांसदों के मार्फत कहीं न कहीं युवाओं को। राजेश, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लेकिन आज एक और महत्वपूर्ण जो खबर जिस पर सभी की निगाहें रही है वो है एनडीए संसदीय दल की बैठक जो सदन की कार्यवाही से पहले हुई है संसद परिसर में, जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में, जहां एनडीए के सदस्य जो हैं वो वहां पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी भी वहां रही। राजेश, इन तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एनडीए की जो संसदीय दल की बैठक रही है उस पर भी सभी की निगाहें टिकी रही हैं कि आखिरकार इस बैठक में क्या हुआ, कौन से मुद्दे जो है वो चर्चा में रहे। आपको बता दें कि एनडीए ने इस बैठक का नाम मंगल मिलन रखा, क्योंकि आज मंगलवार है और लगातार हम देख रहे हैं कि पहले भी मंगल मिलन कार्यक्रम हुआ है। आज के संसदीय सत्र से पहले ये बड़ी बैठक हुई है। एनडीए के बढ़ते कुनबे की यहाँ तस्वीर सामने नजर आई है, क्योंकि एनसीपीआई के सांसद भी इस एनडीए की संसदीय दल की बैठक में शामिल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सांसदों को संबोधित किया। पहली बार आपको बता दें कि टीएमसी के बागी सांसदों की मौजूदगी यहाँ देखने को मिली है। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि घटक दलों के सांसदों के साथ समन्वय यहाँ देखने को मिला है। संसद सत्र के दौरान हर मंगलवार को एनडीए सांसदों की बैठक होती है, आज भी हुई है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए और साथ ही साथ ये जो तस्वीरें दिखी वो तस्वीरें एक शक्ति प्रदर्शन की भी दिखी कि कैसे ये जो कुनबा है वो विस्तार लेता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ दोनों सदन के सांसद मौजूद रहे। खास बात ये रही कि पहली बार इस मीटिंग में टीएमसी के बागी सांसद जो अब खुद एनसीपीआई का हिस्सा अपने आप को मानते हैं वो भी इस एनडीए की संसदीय दल की बैठक में मौजूद रहे। तो ये भी एक तस्वीर ऐसी सामने आई जो कहा जा रहा था, जब इससे पहले एक मीटिंग हुई थी तो विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था कि आपने एनसीपीआई के सांसदों को क्यों बुलाया, वो तो बागी सांसद है। लेकिन इस समय दिख रहा है कि एनडीए में शामिल होता हुआ एनसीपीआई और अब उसके भी सांसद जो टीएमसी छोड़कर अब एनसीपीआई का हिस्सा बन गए हैं और एनसीपीआई ने विलय कर लिया एनडीए के साथ, वो तस्वीर भी अब सामने आ चुकी है। जब इस संसदीय दल की बैठक जो कि संसद परिसर में हुई और संसदीय सत्र के से पहले ये जो बड़ी बैठक हुई जिसको मंगल मिलन का नाम दिया गया, और उस बैठक में साफ तौर पर यह शक्ति प्रदर्शन दिखा कि एनडीए का विस्तार किस तरीके से हो रहा है। और अगर हम गणित की भी बात करें, लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों की बात करें, तो वो गणित भी कहीं ना कहीं एनडीए का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो सीट है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब संसद के सत्र, मॉनसून सत्र के दूसरे हफ्ते के दूसरे दिन जब ये शुरुआत हुई तो ये शुरुआत हुई है एनडीए के संसदीय दल के बैठक के साथ। आप देख रहे हैं अपनी तस्वीरों में यहाँ काकोली घोष है, सुष्मिता देव है और ये सभी कहीं ना कहीं टीएमसी के साथ थे, लेकिन अब एनसीपीआई के सदस्य हो चुकी हैं और एनडीए में इनका विलय हो चुका है। तो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और मंगल मिलन की, जहां एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बैठक को संबोधित किया है और सभी सांसदों का अभिवादन उन्होंने किया है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। शैलेंद्र,
एक बड़ा संदेश यहां से जाता हुआ नजर आएगा कि जब मंगल मिलन आज हुआ है एनडीए की इस बैठक का, और इस एनडीए की बैठक में यहां पर एनसीपीआई के सदस्य भी नजर आए, यानी कि जो कहा जा रहा था कि लोकसभा राज्यसभा में जो सीटों का विस्तार है वो यहां से भी दिख रहा है, और साथ ही साथ एनडीए का कुनबा भी यहां बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन परिवार जो है, परिवार में और सदस्य यहां जुड़ चुके हैं। देखिए, आज की एनडीए की बैठक में खास तौर पर ये तस्वीरें आपने जो दिखाया भी, ये काफी चर्चा में है, क्योंकि टीएमसी के जो बागी सांसद हैं, 20 सांसद जिन्होंने एनसीपीआई में शामिल होकर एक अलग गुट बनाया था, और जिनको एक अलग गुट के तौर पर सीटें अलग लोकसभा में आवंटित की गई थी, वो भी आज एनडीए की बैठक में शामिल हुए। तो औपचारिक तौर पर जो एनडीए की जो ताकत है वो लोकसभा में अब बढ़ गई है। और दूसरी तरफ हमने देखा था कि राज्यसभा में भी एनडीए और बीजेपी की ताकत हालिया उपचुनाव के बाद, हालिया द्विवार्षिक राज्यसभा चुनाव के बाद, वहां पर भी आप देखें तो बढ़ती हुई नजर आई है। तो ये एक बढ़ी हुई ताकत की तस्वीरें आज आप एनडीए की बैठक में देखते हैं, जहां पर टीएमसी के जो बागी गुट के 20 सांसद है, उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनके कई सांसद आज इस बैठक में हिस्सा लेते हुए दिखाई दिए। तो निश्चित तौर पर एनडीए की जो ताकत है वो लोकसभा में भी बढ़ी है, राज्यसभा में बढ़ी है, और एनडीए ने एकजुटता का प्रदर्शन हमने देखा है कि हमेशा से ही किया है। और आज एनडीए का एक प्रदर्शन भी जब हुआ, तब भी वो तस्वीरें दिखाई दी जब पंजाब के शिक्षा मंत्री के खिलाफ जो पेपर लीक मामला हुआ, उसमें त्यागपत्र की मांग को लेकर जो प्रदर्शन हुआ, उसमें भी एनडीए के सांसदों ने एकजुटता दिखाई। तो साझा रणनीति के साथ कैसे संसद के अंदर विषयों को रखना है और संसद के बाहर विभिन्न मुद्दों पर विपक्षियों को जो जवाब देना है, विपक्षी दलों को, उसको लेकर भी हम देख रहे हैं कि एक साझा रणनीति पर चर्चा हुई। और आज की जो बैठक हुई, उसमें जो विभिन्न उपलब्धियां जो सरकार ने विभिन्न एग्रीमेंट किए हैं अलग अलग देशों के साथ, जो हमारी जानकारी है उस पर भी उन उपलब्धियों पर चर्चा हुई कि कैसे किसानों को, मछुआरों को इस सबका फायदा होगा, कैसे देश के जो छोटे मझोले उद्यमी हैं उनको भी इसका फायदा होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आप भारत से हो रहे निर्यात के ट्रेंड को अगर आप देखें, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के निर्यात को अगर आप ट्रेंड को देखें, तो नए नए देशों में हम उसकी बढ़त होते हुए देख रहे हैं। और ये भारत उस दिशा में प्रयास कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कि हमें ज्यादा से ज्यादा बाजार तक हमारी पहुंच हो, और जिन बाजारों में हमारी पहले से पहुंच है वहां पर हम और ज्यादा एग्रीकल्चर उत्पाद या बाकी उत्पाद जो हम बना रहे हैं उसका निर्यात कर पाए। तो निश्चित तौर पर न केवल एनडीए की बढ़ी हुई ताकत दिख रही है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो कुछ हम उल्लेखनीय सफलता हासिल कर रहे हैं, उनका भी हम जानते हैं कि बिल्कुल एनडीए के प्रति ये विश्वास, एनडीए के परिवार का बढ़ता हुआ विस्तार साफ तौर पर देखा जा सकता है जब आज एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई, जहां एक बड़ा परिवार दिखा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नेतृत्व किया। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। एनडीए के बढ़ते कुनबे के बीच कल एक और तस्वीर सामने आई है जो इस समय खबरें बटोर रही है, और यह है महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी खबर, जहां हलचल इस समय तेज हो गई है। दरअसल हुआ क्या है कि अजीत पवार गुट की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। इसके बाद शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले और बजरंग सोनवड़े की भी शाह से मुलाकात होती है। इससे पहले अगर पिछले हफ्ते चलते हैं, शरद पवार और सुप्रिया सुले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद भवन में मुलाकात की थी। हालांकि शरद पवार ने बाद में कहा था कि यह मुलाकात कृषि से जुड़े विषयों पर है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत में एक खबर जोरों पर है कि एनडीए में एनसीपी के दोनों गुट अपना विलय कर सकते हैं। हालांकि इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हाँ, खामोशी जरूर बता रही है कि दाल कहीं ना कहीं कुछ तो पक रही है। तो महाराष्ट्र की सियासत से भी यह एक बड़ी खबर आती हुई नजर आ रही है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नीट पेपर लीक को लेकर बिहार में छात्रों के प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यह बड़ा फैसला क्या है? सरकार ने आंदोलन में शामिल छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का ये बड़ा फैसला किया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करने का भी फैसला यहां लिया गया है। राज्य सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक कट ऑफ समय तक हुए प्रदर्शनों को लेकर प्रशासन ने नरमी बरतने का ये बड़ा फैसला लिया है। अब सरकार की ओर से ये कहा गया है कि 26 जुलाई की शाम 6 बजे तक बिहार में हुए प्रदर्शन में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई दंडात्मक, प्रतिशोधात्मक या प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। तो बिहार सरकार का ये बड़ा फैसला देखने को मिला है। छात्रों पर जो केस है वो वापस लेने की बात यहां सरकार कहती आ रही है और जेल में बंद प्रदर्शनकारी रिहा होंगे।
साथ ही आपको बता दें कि भविष्य में भी नहीं होगी कोई कार्रवाई, ये बिहार सरकार ने वादा किया है और बिहार सरकार का ये बड़ा फैसला आया है छात्रों के हित में, बिहार के हित में, और कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी, ये कहना है बिहार सरकार का। और 335 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, इन 335 लोगों की रिहाई होगी इसका मतलब, और साथ ही साथ आने वाले भविष्य में भी अगर 26 जुलाई शाम 6 बजे तक जिसने भी प्रदर्शन किया उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। बिहार सरकार ने ये वायदा किया है और प्रदर्शन के दौरान दर्ज जो केस थे वो भी वापस लिए जाएंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जुड़े रहिए आप 11 बजे लाइव हर खबर पर नजर के साथ। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं 11 बजे लाइव हर खबर पर नजर, और आइए आप देख लेते हैं देश दुनिया की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। आज संसद भवन परिसर में एनडीए की मंगल मिलन बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी सहित एनडीए के दोनों सदनों के सांसद हुए शामिल। महाराष्ट्र की राजनीति फिर से चर्चा में है। अजीत पवार गुट की पार्टी के पार्टी अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। नीट पेपर लीक को लेकर बिहार में छात्रों के प्रदर्शन पर बिहार सरकार का बड़ा फैसला, छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की बात कही, हिरासत में लिए गए छात्रों को रिहा करने का भी लिया फैसला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति भवन में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने मेटा, एक्स, गूगल और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ सिविल मुकदमा दायर करने की अनुमति दे दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांवड़ यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली गई है, श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं की गई। उत्तराखंड में आज और कल के लिए कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। 11 जिलों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी दी गई। पहाड़ों में हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया। असम में शिवसागर, चराई, गोलाघाट, जोरहाट, गन्ना गांव और कामरूप जिले अभी भी प्रभावित। बाढ़ का पानी 21 राजस्व सर्किलों के 631 गांव में फैल गया, जबकि 37,139 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि पानी में डूब गई है। आपको बता दें आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस है। इस वर्ष की थीम है हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन। इसका उद्देश्य हेपेटाइटिस से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना, समय पर जांच और इलाज को बढ़ावा देना और लोगों तक जीवन रक्षक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना। ओडिशा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के समापन अनुष्ठान नीलाद्री बीजे की अद्भुत झलक देखने को मिली। दिव्य अनुष्ठान नीलाद्री बीजे के साक्षी बनने के लिए लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ताजा बयान में ईरान की सैन्य क्षमताओं को तबाह करने का दावा किया। अमेरिका के बाइट ऑफ सियाटल फूड फेस्टिवल में हुई गोलीबारी में 3 लोगों की मौत। बार्सिलोना मेट्रो टनल में आग लगने से करीब 120 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। नाइजीरिया के उत्तर पश्चिमी कड़ूना राज्य में हथियारबंद लोगों ने एक गांव पर हमला किया, जिसमें स्थानीय निवासियों ने कम से कम 30 लोगों के मारे जाने की बात कही। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को दूसरा स्वर्ण पदक मिला। इसी स्पर्धा में भारत की शिल्पा के शायला ने 7.26 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो करते हुए कांस्य पदक जीता। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने शर्मिला और शिल्पा दोनों को बधाई दी। भारत के युवा वेटलिफ्टर वल्लूरी अजय बाबू ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों के 79वें किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीता। केप वर्डे के सिडनी लोपस काब्राल के अर्जेंटीना के खिलाफ आए गोल को फीफा विश्व कप 2026 का सर्वश्रेष्ठ गोल चुना गया। और आइए अब नजर डालते हैं शेयर बाजार पर। और शेयर बाजार की आज की खबरें देखें तो कौन सा शेयर चढ़ा, कौन सा गिरा, साथ ही साथ सोने चांदी के क्या भाव रहे, आपको दिखाएंगे हम ग्राफिक्स के जरिए। और ग्राफिक्स के जरिए जब हम आपको आज के बाजार के बारे में बताएं तो सेंसेक्स, निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक के बारे में बताएं
तो 45.14 के साथ बढ़त के साथ इस समय सेंसेक्स कारोबार कर रहा है 76,880.92 अंक पर, यानी कल के मुकाबले 0.059 की बढ़त के साथ। वहीं निफ्टी 50 की बात करें तो 24 अंक की बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है 24,019.95 पर, यानी कि यहाँ भी 0.10% की बढ़त यहाँ मिलती हुई। वहीं निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है, वहां घाटा हुआ है 56,979.05%, 0.19% का यहाँ घाटा ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है इस समय शेयर बाजार। आइए अब सोने चांदी का भाव देख लेते हैं। सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव इस समय 1,46,050 प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट सोना। वहीं चांदी के भाव की बात करें तो यहाँ भी बढ़त मिलती हुई चांदी को यहाँ 1 किलोग्राम चांदी की कीमत इस समय है 2,35,000। तो सराफा बाजार की बात करें, शेयर मार्केट की बात करें तो कुछ ये आंकड़े इस समय बताते हुए नजर आ रहे हैं। आइए अब आगे बढ़ेंगे और अन्य खबरों का रुख करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि शेयर बाजार में इस समय सेंसेक्स, निफ्टी 50 की ये कारोबार ये ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सोने चांदी के भाव भी हमने आपको बताया कि किस तरीके से क्या सोना और चांदी इस समय बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। समुद्री जीवों के संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान यानी कि CMFRI ने एक अहम डिजिटल पहल शुरू की है। CMFRI ने शार्क अवेयर मोबाइल ऐप और एक इंटरैक्टिव ई-लर्निंग मॉड्यूल लॉन्च किया है। ये पहल का उद्देश्य है कि संकटग्रस्त शार्क रे मछलियों के संरक्षण को मजबूत करना और संरक्षित प्रजातियों की पहचान को आसान बनाना है। तो ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये न्यू टेक्नोलॉजी शार्क के संरक्षण में काम आती हुई नजर आएगी। डिजिटल ताकत शार्क संरक्षण में, जी हाँ, कोची स्थित CMFRI मुख्यालय में ये हुआ है लॉन्च। बेहद ही अद्भुत पहल इसको माना जा रहा है। NFDB की मदद से तैयार किया गया है ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म कैसे काम करेगा कि मछुआरों और शोधकर्ताओं को यहाँ से बड़ा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ डिजिटल तरीके से शार्क संरक्षण के बारे में कैसे जानकारी मिलेगी, शार्क्स के बारे में कैसे जानकारी मिलेगी, इसको लेकर एक ऐप तैयार की गई है। संरक्षित प्रजातियों की जो तस्वीर है, जानकारी है, अब आसानी से मिल जाएगी। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की जानकारी इस ऐप के जरिए उपलब्ध होगी, इस डिजिटल माध्यम के जरिए उपलब्ध होगी, जिसको विकसित किया है CMFRI ने। शार्क रे मछलियों की मिलेगी वैज्ञानिक जानकारी, यहाँ पर कानूनी सुरक्षा और व्यापार नियम भी ये ऐप बताएगा। साथ ही आपको बता दें कि अगर शार्क संरक्षण की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं साइट से जुड़ी जानकारी भी इसमें उपलब्ध होगी। इसके साथ ऐप संरक्षण नियमों के पालन में ये मदद करेगा और साथ ही साथ किस तरीके से शार्क्स का संरक्षण हो उसके लिए मदद करेगा। ई-लर्निंग में क्विज और मूल्यांकन सुविधा इसमें मौजूद होगी। तो कई सुविधाएं इसमें मौजूद होंगी। अगर अगली स्टोरी के रुख करें तो अगली स्टोरी जो है हमारी वो कुदरत की कहर से जुड़ी हुई है। कुदरत का कहर असम पर बरपा है और अब लेकिन हालात जो हैं वो सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है। लेकिन संकट अभी पूरी तरीके से टला नहीं है, क्योंकि राज्य के 6 जिलों में इस समय 4,45,000 से ज्यादा लोग अब भी प्रभावित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 21 राजस्व सर्कलों के 631 गांव और 37,000 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि अब भी बाढ़ की चपेट में है। चराईदेव, शिवसागर और जोरहाट सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल है। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि कैसे राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। हालांकि जो पानी का बहाव है वो जरूर कम हुआ है, क्योंकि बारिश वहां अब नहीं हो रही है, लेकिन जो बाढ़ के आने के बाद जो मुश्किलें पैदा होती हैं उसको लेकर भी यहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार समन्वय बिठाकर काम करती हुई नजर आ रही है। कई लोग जो है बेघर हो गए हैं, राहत शिविरों में उनको जगह दी गई है। कृषि को यहाँ बड़ा नुकसान पहुंचा और ऐसे में कैसे आसाम के लोगों को पटरी पे लाया जाए उसके लिए तमाम कोशिश की जा रही है। हमने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री से बात करी, फ़ोन पर बात करी, हालात का जायजा लिया, हर संभव मदद की यहाँ सहायता की वायदा किया गया प्रधानमंत्री की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, और यहाँ NDRF SDRF की मदद लेकर भी जो लोग अभी भी लापता हैं उनको मदद पहुंचाने की कोशिश यहाँ की जा रही है। कई लोग अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं और खेती को बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन यहाँ राज्य सरकार जो है वो कोशिश कर रही है कि हर संभव यहाँ मदद पहुंचाई जाए। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि असम में बाढ़ की जो स्थिति इस समय क्या है।
अगर 4.5 लाख से ज्यादा जो लोग हैं इस समय प्रभावित नजर आ रहे हैं, यानी कि एक बड़ी संख्या है जो इस समय प्रभावित है। 6 जिले अब भी बाढ़ की चपेट में है और ये 6 जिले कहीं ना कहीं वहाँ सड़क परिवहन पर बड़ा एक असर पड़ा है, सड़क कनेक्टिविटी पे बड़ा असर पड़ा है। 631 गांव अभी भी जल भराव की स्थिति से गुजर रहे हैं, यानी कि जलमग्न है इस समय। हालांकि पानी का लेवल जरूर कम होता हुआ नजर आ रहा है। 37,000 हेक्टेयर से ज्यादा फसल जो है वो प्रभावित हुई है। और साथ ही अगर चराईदेव सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है। अगर रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें, राहत और बचाव कार्यों की बात करें, तो आइए आपको तस्वीरों के जरिए बताते हैं कि कैसे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो इस समय आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ग्राफिक्स जो के जरिए हम आपको बता दें कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 28,179 मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं, यानी कि मेडिकल लिहाज से भी तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। मेडिकल किट्स प्रोवाइड की जा रही हैं। 67 बचाव नौकाएं वहां तैनात है, यानी कि अगर किसी की भी खबर आती है कि कोई डूब रहा है या फिर किसी को सुरक्षा चाहिए तो वहां नौकाएं दी गई हैं। लोगों को सतर्क रहने की अभी भी अपील की जा रही है। साथ ही 354 राहत शिविर और केंद्र संचालित किए जा रहे हैं यहाँ पे, यानी कि एक बड़े अमाउंट में राहत शिविर बनाए गए हैं। राहत सामग्री का वितरण इस समय जारी है और हमारे संवाददाता डिब्रूगढ़ से सुबीना जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। सुबीना का रुख करते हैं। सुबीना, यहाँ हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से असम में बाढ़ का कहर रहा, लेकिन हालांकि बाढ़ का कहर अब तो टल गया है, लेकिन जो उसके बाद बाढ़ के आने के बाद जो मुश्किलें बढ़ती हैं उसको लेकर अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है। जी बिल्कुल भावना, अभी जो बाढ़ के बाद स्थिति होती है वो होती है कि महामारी फैलने की बड़ी आशंका होती है। इस त्रासदी के बाद जो है अभी जो है वेटरनरी कैंप्स कहे, हेल्थ डिपार्टमेंट्स कैसे, जैसे आपने अभी बताया कि 183 कल मेडिकल टीम्स बिठाए गए हैं। तो हर एक ये सब जो 3 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे मेडिकल टीम्स, वेटरनरी कैंप्स कहे और साथ ही साथ जो है फॉगिंग, डिसइंफेक्शन ड्राइव्स चलाया जा रहा है ताकि जो बर्बादी हुआ है आफ्टर बाढ़, जो जिसको कह सकते हैं काफी डिवास्टेशन हुआ है, जिसकी वजह से जो है पॉलॉक गिर गए हैं, मतलब कि डेब्रीज जिसको आप कहते हैं वो मलबा गिर गया है। उसके बाद जो लाइफ स्टॉक्स मरे हैं उनका जो कंटेमिनेशन हो सकता है, इन सब से जो है महामारी की संभावना हो सकती है। इसलिए जो है हेल्थ डिपार्टमेंट्स पूरी तैनात है और यहाँ हेल्थ मिनिस्टर ने भी अपील की है कि लोगों को छोटी से छोटी अगर कोई भी बुखार भी होता है तभी भी इग्नोर ना किया जाए और तुरंत जो है अपने पास के हेल्थ कैंप्स में जाके रिपोर्ट करें ताकि जो है तुरंत इलाज करवाया जा सके और जो भी पुल है, नदी, जो भी छोटे छोटे लेक्स हैं उनका जो है प्रॉपर क्लोरिनाइजेशन हो ताकि जो है वाटर बॉर्न और वेक्टर बॉर्न डिजीजेस जैसे हैं मलेरिया का है, डिसेंट्री, फिर हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, ये सब बीमारियां जो है आने वाले दिनों में ना फैले। कल ही जो है ICMR की एक बैठक बुलाई गई जहां पे इन्होंने एक जारी एडवाइजरी इशू किया है ताकि जो है वाटर बॉर्न और ताकि एयरबॉर्न डिजीजेस ना फैले, इसके लिए प्रॉपर क्लोरिनेशन ड्राइव्स हो रहे हैं, फॉगिंग हो रहा है, डिसइंफेक्शन ड्राइव्स हो रहा है और साथ ही साथ जो और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, NGOs कहे, वो लोग फिनाइल्स बांट रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर्स, ताकि जो है बाढ़ के बाद जैसी जिस तरीके की स्थिति आती है उससे पहले बचाव के लिए जो है ये सब सारे जो कदम उठाए जा रहे हैं। भावना, बिल्कुल सुबीना, यहाँ मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि इस दौरान वन्य जीवों को भी बहुत नुकसान हुआ है, साथ ही साथ पशु पक्षियों को बहुत नुकसान हुआ है, कई जानवरों के मरने की खबरें आई हैं, जिसके बाद कहा जाता है कि बीमारियां और बढ़ सकती हैं। इसको लेकर क्या प्रयास किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये जो त्रासदी थी इसमें ना केवल लोग क्षतिग्रस्त हुए हैं, कल तक जो लेटेस्ट हमारे पास डेटा रिपोर्ट था उसमें 68 लोग मारे गए हैं और उसके बाद बहुत सारे लोग अभी भी है जो मिसिंग है। साथ ही साथ भावना, लोगों ने लोग तो बहुत हद तक बच गए, लेकिन जो लाइफ स्टॉक है उनका जो बहुत ज्यादा क्षति हुई है। तो इसकी वजह से जो है करीबन 4 लाख से ज्यादा एनिमल्स जो है वो क्षतिग्रस्त है। बहुत सारे एनिमल्स, अगर आप कहें, कल विजुअल्स आ रहे थे, बहुत सारे गायें जो है वो मर गई है इस बाढ़ के तहत। तो इस वजह से जो है उनके मरने के बाद जो है कंटैमिनेशन का बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं।
तो इसी के तहत जो है वेटेनरी कैंप्स लगाए गए हैं ताकि जो बचे जानवर है उनको जो है सही तरीके से इलाज किया जाए। प्रॉपर डिसइंफेक्टेंट ड्राइव्स चलाए जा रहे हैं, साथ ही साथ हेल्थ कैंप्स भी, लोगों के लिए भी हेल्थ कैंप्स बिठाए जा रहे हैं ताकि जो है आफ्टर फ्लड्स जिस तरीके की समस्या आती है उन सब समस्याओं से लोगों को जूझना ना पड़े। और साथ ही साथ अगर आप हाइजीन किट्स भी बांटे जा रहे हैं, जैसे विमेन लेडीज को एसेंशियल जो भी लेडीज के आइटम्स है वो बांटे जा रहे हैं, बच्चों के लिए कपड़े, बच्चों के लिए जो फूड आइटम्स है वो बांटे जा रहे हैं। फिर हाइजीन किट्स में ब्लीचिंग पाउडर्स, फिर फिनाइल्स, ये सब जो है ये सब बांटे जा रहे हैं। साथ ही साथ लोकल भी जो लोग हैं वो भी मदद के लिए आगे बिल्कुल हर फ्रंट पर यहाँ मदद पहुंचाई जा रही है ताकि असम को फिर से पटरी पे लाया जाए। सुमीना, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर जो है वो यूरोप से जुड़ी हुई है। यूरोप में भीषण गर्मी के बीच स्पेन और फ्रांस के जंगलों की आग मुसीबत का सबब बनी है। बढ़ते तापमान और तेज हवाओं के कारण आग लगातार फैलती जा रही है, जिससे बड़े पैमाने पर जनजीवन प्रभावित हुआ है। आपको बता दें कि स्पेन के कास्टेलोन प्रांत में आग से करीब 8,500 हेक्टेयर जंगल जल चुका है और करीब 16,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वहीं मध्य स्पेन में मैड्रिड के पास लगी जंगल की आग कर काबू मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि ज्यादा तापमान, आग पकड़ने वाली चीजों की भरमार और रिहायशी इलाकों के पास आग होने से फायर ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। इमरजेंसी टीमों को अब आग बुझाने के साथ साथ लोगों को सुरक्षित निकालने और उनकी सुरक्षा का काम भी संभालना पड़ रहा है। वहीं बता दें कि फ्रांस के लांदेस और जिरोंद क्षेत्रों में आग ने 42,000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया है। आग बुझाने के लिए 2,500 दमकल कर्मी, 18 विमान और 1,500 सैनिक तैनात हैं। जंगल की आग की वजह से फ्रांस में टूरिस्ट और स्थानीय लोगों समेत करीब 2,20,000 जो लोग हैं उनको निकाला गया है। तो आपको बता दें ये बड़ी खबर, जब यूरोप के जंगलों में भयानक आग यहां देखी जा रही है और ये आग बेकाबू हो गई है। इस समय एक बड़ा क्षेत्र है जो आग की चपेट में इस समय नजर आ रहा है। स्पेन और फ्रांस के जंगल इस समय आग की चपेट में है। और अब आपको बताते हैं कि जो 4 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे वो ये गवाही दे रहे हैं कि कितना विकराल ये आग यूरोप के 2 देशों पर इस समय भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें देखिए, आग का तांडव यहाँ दिख रहा है। साफ तौर पर जंगलों में आग लगी हुई है और ये आग बेकाबू हो गई है। ये आग बढ़ती जा रही है। कई हेक्टेयर्स के जंगल जो हैं इस समय राख हो गए हैं और आग का कहर बेकाबू हो गया है। हर संभव कोशिशों में जुटी है इस समय टीमें, लेकिन ये प्रकृति की मार है। यह आग जो है वो विकराल रूप लेती जा रही है, जिससे फ्रांस और स्पेन के जो जंगल हैं इस समय धधक रहे हैं और ये आग कहीं ना कहीं विस्तार ले रही है और भारी नुकसान यहाँ पे जंगलों को पहुँचा है। और टीमें लगातार यहाँ प्रयास कर रही हैं इस आग पे काबू पाने के लिए, लेकिन आग इतनी विकराल रूप ले चुकी है कि इस आग पर काबू पाना में बेहद ही मुश्किलों का सामना यहाँ करना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं कि कैसे इस समय फ्रांस और स्पेन के जंगल इस समय धधक रहे हैं। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताएंगे कि ये आग के बादल, यानी कि वैज्ञानिक तौर पर हम आपको बताते हैं कि ये जो आग के बादल हैं, जिनको कहा जा रहा है कि ये जो बादल है वो कैसे आग का रूप ले रहे हैं और फिर जंगलों में आग लग रही है। ये देखिए, अगर हम आग के बादलों का नाम बताएं तो पायरोसीबी इसका नाम, वैज्ञानिक नाम है। गर्म हवा, धुआं और राख का गुबार यहाँ देखा जाता है। यानी बादल एक ऐसा प्रकृति का रूप लेते हैं जैसे कोई भी अगर आग वाली चीज है तो वो आग का रूप ले लेगी। ऐसे में जंगल सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हो रहे हैं। तेज हवाओं से और भड़कती है आग, यानी कि अगर हवाएं तेज होंगी तो और आग लगने की संभावना बढ़ जाएगी। बिजली गिराकर लगा सकते हैं नई आग, यानी कि बिजली अगर चमकती है तो आग लगने का खतरा और बढ़ जाता है। साथ ही ऊंचे वायुमंडल तक पहुंचता है धुआं, यानी कि धुआं का गुब्बार एक बड़े एरिया में पहुंचता है। जलवायु परिवर्तन से खतरा यहाँ बढ़ रहा है। हमें पता है कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग हमारे जंगलों को प्रभावित कर रही है और उसमें कहीं ना कहीं ये जो आग के बादल हैं या जो फ्रांस और स्पेन में धधक रहे हैं वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। यहाँ जंगल, वन्यजीव और आबादी पर एक बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये आग के बादल फ्रांस और स्पेन में धधकते हुए नजर आ रहे हैं। कभी उत्तरी अमेरिका में ये कहा जाता था, अमेरिका के जंगलों में ये कहा जाता था, लेकिन इस समय आपको बता दें कि फ्रांस और
स्पेन के जो जंगल है वो इससे बेहद प्रभावित है। रुकेंगे यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से अनायास निकला था कि इस शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। विकास, विरासत और सांस्कृतिक संरक्षण के मजबूत संकल्प के साथ डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड को प्रगति की न सिर्फ नई पहचान दी है, बल्कि तय किया है युवा सोच, आधुनिक परिवेश, नवाचार और अनंत उपलब्धियों का सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में सरकार ने उन संभावनाओं पर जोर दिया है जो सुखद भविष्य की नींव तैयार कर रही है। उत्तराखंड में दूरस्थ पहाड़ के सुदूर गांव भी पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। डिजिटल क्रांति के इस सफर में अपनी सरकार पोर्टल द्वारा रिकॉर्ड 976 डिजिटल सेवाओं का घर बैठे लाभ दिया जा रहा है। युवाओं के खिलते हुए चेहरे सरकार की कार्यकुशलता का प्रमाण दे रहे हैं। प्रदेश में पारदर्शी तरीके से युवाओं को रिकॉर्ड 33,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। सड़कें अब विकास और प्रगति की गाथा लिख रही है। 12,000 करोड़ से अधिक लागत से निर्मित एक्सप्रेसवे परियोजना से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2.5 घंटे की रह गई है। चार धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए 11,700 करोड़ से अधिक ऑल वेदर रोड का कार्य 92% से ज्यादा पूर्ण हो चुका है। भारतमाला परियोजना के तहत टनकपुर से पिथौरागढ़ NH 125 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन निर्माण का कार्य 70% से ज्यादा पूरा हो गया है। डबल इंजन सरकार के अथक प्रयास से संवर रहा है उत्तराखंड, आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं 11 बजे लाइव, हर खबर पर नजर। और अब वक्त हो चला है खेल के क्षेत्र में कैसे बढ़ रहा है भारत जानने का। स्पोर्ट्स लाइव में आइए अब आपको बताएंगे कि खेल से जुड़ी कौन कौन सी वो महत्वपूर्ण खबरें हैं जो आपको जानने जरूरी हैं। ऊंची कद में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाले सर्वेश कुशारे ने राष्ट्रमंडल खेल में इतिहास रचते हुए पुरुषों की ऊंची कूद में एक बड़ा परचम फहराया। आइए अब आपको दिखाएंगे कि ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स की से जुड़ी खबरें और साथ ही साथ खेल से जुड़ी अन्य खबरें। मिशन ग्लासगो 2026 में ऊंची कूद में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाले सर्वेश कुशारे ने राष्ट्रमंडल खेल में इतिहास रचते हुए पुरुषों की ऊंची कूद प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने 2.25 मीटर की ऊंचाई पार करके रजत पदक जीता, जबकि जमैका के रोमेन बैकफोर्ड ने स्वर्ण हासिल किया। ये मेडल भारतीय हाई जंपर के लिए एक शानदार सीजन में एक और बड़ी उपलब्धि है। इस महीने की शुरुआत में कुशारे मोनाको में तीसरे स्थान पर रहने के बाद डायमंड लीग मीट्स में पोडियम पर जगह बनाने वाले चौथे भारतीय एथलीट बने थे। भारत की शर्मिला धनखड़ ने सोमवार को इतिहास रचते हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए पहला पैरा एथलेटिक्स गोल्ड मेडल जीतने में सफलता हासिल की। उन्होंने ग्लासगो में महिलाओं शॉट पुट F57 स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। शर्मिला ने 9.81 मीटर का सीजन का सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया। शर्मिला के गोल्ड मेडल के साथ ही भारत का पैरा एथलेटिक्स में कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक का 20 साल का इंतजार खत्म हो गया। वहीं स्पर्धा में भारत की शिल्पा के शायला ने 7.26 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो करते हुए कांस्य पदक जीता। इस तरह भारत ने महिला शॉट पुट F57 स्पर्धा में एक स्वर्ण और कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। खेल से जुड़ी अगली खबर का रुख करेंगे। ग्लासगो में भारतीय भारतालुकों का शानदार प्रदर्शन जारी है। साथ ही आपको बता दें कि खेलों में भारत का 5वां पदक भी आ चुका है। भारत की ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता है। ज्ञानेश्वरी ने
स्नैच में 88 किलो और क्लीन एंड जर्क में 111 किलो के साथ कुल 199 किलो भार वर्ग में पदक जीता है और उसका भार उठाया। ये उनकी निजी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। ज्ञानेश्वरी यादव ने खुशी जताई कि वे अपना निजी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में कामयाब रही और रजत पदक अपने नाम किया। वहीं उन्होंने कहा कि मीराबाई चानू के स्वर्ण पदक जीतने से उनका भी मनोबल काफी बढ़ गया। कॉमनवेल्थ गेम्स है और मेरा मोटिव यही था कि मैं अपना पर्सनल बेस्ट करूं और मैंने वही किया, अपना पर्सनल बेस्ट यहां पे किया और मैंने ट्राई किया था कि मैं गोल्ड लेके आऊं इंडिया के लिए, पर आगे कॉम्पिटिटर भी बहुत ज़्यादा टफ था, पर मैंने अपना पर्सनल बेस्ट करके सिल्वर मेडल लिया। मैं इसमें बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कल जैसे कि मेरा दीदी ने गोल्ड मेडल लिया तो अंदर से एक अलग सा ही जोश आया मेरे अंदर कि दीदी 48 में रह के इतना अच्छा कम्पीट करके गोल्ड मेडल इंडिया को दे सकती है तो मैं क्यों नहीं। तो साथ में कोचेस का सपोर्ट और सबका प्यार मेरे साथ में था और मैंने आज सिल्वर मेडल लिया। मैं बहुत खुश हूँ। तो ग्लासगो में हम देख रहे हैं कि कैसे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत लगातार परचम फहराता हुआ नजर आ रहा है और भारत लगातार कामयाबी हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे कि ग्लासगो में अब तक भारत का क्या प्रदर्शन देखने को मिला है। अगर अब तक के प्रदर्शन की बात करें ग्लासगो में तो भारत ने अब तक 10 पदक जीत चुका है। इस समय भारत लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही के दौरान, लोकसभा की कार्यवाही के दौरान भी सभी को शुभकामनाएं दी हैं जिन्होंने पदक जीता है। भारत ने अब तक 10 पदक जीते हैं, आपको बता दें, और कई स्पर्धाओं में यहाँ भारत जो है वो परचम लहराता हुआ फहराता हुआ नजर आ रहा है। भारत ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं और हमने देखा कि किस तरीके से मीराबाई चानू की बात करें या ज्ञानेश्वरी की बात करें, किस तरीके से महिलाएं जो है इस समय खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और भारत का दमदार प्रदर्शन ग्लासगो में देखने को मिल रहा है। फिर चाहे वो वेट लिफ्टिंग से जुड़ा हुआ हो और भी अन्य स्पर्धाओं में भारत यहाँ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो हम ये देख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए किस तरीके से भारत का दमदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है ग्लासगो में। अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पर खेल के स्पर्धाओं में भारत जो है कामयाबी हासिल करता हुआ नजर आया है। जहां ये कामयाबी की गूंज आज संसद में भी सुनाई दी है जब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जिन खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं उन सभी को शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही साथ ग्लासगो में अभी और स्पर्धाएं हैं जिसको लेकर भारत बड़ी उम्मीदों के साथ वहां पहुंचा है और भारत की तैयारी यहाँ मजबूत दिख रही है और मजबूती होने के साथ साथ अलग अलग पदक भी यहाँ जीतता हुआ भारत नजर आ रहा है। और हमारे साथ ग्लासगो से हमारे संवाददाता नारायण भी जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आइए नारायण का रुख करेंगे, नारायण से जानकारी हासिल करते हैं। नारायण, क्या बड़ी वजह देखते हैं आपकी वेट लिफ्टिंग में एक नया आयाम यहां देखने को मिल रहा है? कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का प्रदर्शन लगातार बेहतर होता जा रहा है। वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स और पैरा स्पोर्ट्स जैसे खेलों में भारत के खिलाड़ी लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। यह सफलता सिर्फ खिलाड़ियों की मेहनत का नतीजा ही नहीं है, लेकिन उनका एक डिटर्मिनेशन जो होता है, आगे बढ़ने की चाह होती है, वो भी इसके पीछे है। और साथ ही पिछले कुछ वर्षों में जो सरकार की योजनाएं हैं उनका बहुत फ़ायदा मिला है हमारे खिलाड़ियों को। सरकार की जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है, टॉप्स और खेलो इंडिया और खिलाड़ियों पर केंद्रित कई दूसरी योजनाओं ने खिलाड़ियों को नई ताकत दी है। अब खिलाड़ियों को बेहतर ट्रेनिंग, विदेशी एक्सपोजर और आधुनिक स्पोर्ट्स साइंस और कोचिंग, प्रॉपर डाइट और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खेलने के अधिक अवसर मिल रहे हैं और इसका असर अब बड़े टूर्नामेंटों में भारत के प्रदर्शन पर साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल नारायण, तो साफ तौर पर भारत की तैयारी इस समय मजबूत नजर आ रही है। तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने देखा कि किस तरीके से स्पोर्ट्स के क्षेत्र में इस समय भारत लगातार नई नई कामयाबी हासिल करता हुआ नजर आ रहा है और उसकी एक बानगी ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में दिखती हुई नजर आ रही है जहां भारत ने अब तक कुल 10 पदक जीत ली हैं जिसमें 2 स्वर्ण पदक हासिल है। और हमारे संवाददाता नारायण ने हमें बताया कि किस तरीके से भारत जो है और भी स्पर्धाओं में इस समय तैयारी के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खासकर वेट लिफ्टिंग में नया आयाम यहाँ देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ 11 बजे लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए DD न्यूज के साथ, क्योंकि DD न्यूज ही है भरोसा सच का। दीजिए अनुमति, नमस्कार।